गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। वी आर स्टार्टिंग एनवायरनमेंट सीरीज़ जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो। ठीक है। जब एक हम बड़े पोर्शन को कवर करते हैं, मीन्स अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें मेनली सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको ब्रीफली कवर करते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। फिर लोअर अगर स्टेट लोअर स्टेट आगे अगर एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे पीसीएस हो, एसएससी हो, तो ईजिली उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, क्या ये? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब क्या है इसका कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इसके साथ जब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मीन्स क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर उनकी हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने में, तो दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है। अगर हम एंशिएंट टाइम पे देखते हैं, ठीक, एंशिएंट टाइम पे भी इवन हमारे प्लांट और जो एनिमल्स हैं उनकी उनकी नॉलेज कितनी अच्छी नॉलेज थी उस टाइम में भी, उसकी इंपॉर्टेंस को अच्छी तरीके से समझा जा सकता था। कुछ हमारे टेक्स्ट हैं जैसे कि चरक संहिता है जो मेडिसिन के ऊपर है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि उस समय भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी प्लांट और एनिमल्स की। इसके अलावा सुश्रुता संहिता है जो फर्स्ट सर्जिकल टेक्स्ट कहा जाता है, सर्जरी से रिलेटेड ये जो संहिता है जिसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। तो इन्वायरमेंट की प्रॉपर कोई डेफिनेशन होती नहीं है एक्चुअली, सिंपली कहते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग है वो इन्वायरमेंट है। तो मीन्स वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है जो किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट्स करती है उसके लाइफ टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट, राइट। इन्वायरमेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स मिलके बना हुआ है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को कहा जाता है लिविंग। लिविंग मीन्स हो गया कि ऐसी चीज़ें जो जिसके अंदर जान होती है, दैट इज़ कॉल्ड सजीव। इंग्लिश हिंदी में कहते हैं सजीव। इस तरीके का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, दैट इज़ एबायोटिक। तो ऐसी चीज़ जो निर्जीव है, जिसके अंदर जान नहीं है। ठीक है, अभी ये क्या क्या होते हैं, तो कॉमन सी बातें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ होती है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? जिनके अंदर जान है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स सिंपली क्या होते हैं, वही जो एक जैसे कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो एनिमल्स हों या फिर इवन ह्यूमन बींग्स, कुछ भी हो, जो मतलब अगर डेड बॉडीज़ होते हैं फिर उनको डिकम्पोज करते हैं, जिसके बारे में बताएंगे आगे। ठीक है, इनको डिकम्पोज करते हैं यानी कि उनके जितने भी उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, ठीक, उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। पहले क्या होता है, हमने उनको चेक करा, हमने उनको एब्जॉर्व करा, उसके बाद फिर हमारी बॉडीज़ में आए। फिर इन केस अगर बॉडी वो हो जाती है डेड बॉडीज़ पे, उसको वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद जितने भी इसके मिनरल्स वगैरह उसको वापस वो इन्वायरमेंट में भेज देते हैं, जिसकी वजह से पूरा साइकिल ही चलता रहता है। पैरासाइट्स तो सिंपली कुछ नहीं करते हैं, ये जैसे मान लो जैसे एक सिम्बायोट रिलेशनशिप की बात करते हैं, जहाँ पे कुछ हमें मिल रहा है, कुछ तुम्हें मिल रहा है हमसे, मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। लेकिन अगर हमें सिर्फ मिल रहा हो और हम कुछ भी दे नहीं रहे हो, तो हो जाता है फिर पैरासाइट्स। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इसको। फिर होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो वही मैंने कहा था जिनमें जान नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, एटमॉस्फेयर गैसेस, फायर, ग्रेविटी, सॉइल, टोपोग्राफी, एवरीथिंग जिसमें किसी प्रकार की उसमें जान नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें इकोलॉजी में, देखो सबसे पहले क्या होगा, कुछ इंडिविजुअल्स होंगे। अगर जब इन इंडिविजुअल की जब धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी तो बनेगी पॉपुलेशन। फिर ये पॉपुलेशन क्या करती है ना, फिर बनाती है कम्युनिटीज़ को। ठीक, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर बनाएंगे, एक इकोसिस्टम बनाएंगे। ठीक, फिर आता है बायोम। एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे। फिर आता है बायोस्फीयर, यानी एक बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर बहुत सारे बायोम्स होंगे। तो सिंपली अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछता है तो इंडिविजुअल हो गया, और लार्जेस्ट यूनिट पूछ रहा है तो बायोस्फीयर हो गया। इवन बायोस्फीयर इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सिंपली इसमें ये पूछा जाता है कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ कि हाँ पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, यानी पीसीएस में भी पूछा गया है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है, ठीक, तो उससे रिलेटेड ही ये। तो इसमें पहली चीज़ आती है प्राइमरी प्रोड्यूसर, इनको ऑटोट्रॉप्स कहता है। ऑटोट्रॉप्स इसलिए कि मतलब किसी पर डिपेंड नहीं है, ये अपने फूड्स को खुद बना सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि भैया तुम हमें बना के दो, तो अपने फूड्स को ये खुद ही नरिश कर सकते हैं, खुद ही उसको बना सकते हैं। तो सिंपली कौन होते हैं ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए, और कुछ बैक्टीरिया और एल्गी भी होते हैं जो अपने फूड्स को बनाते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनके अंदर एक जैसे कि जितने भी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बुरी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हो तो लाइफ ही नहीं होगी, क्योंकि फिर कार्बोहाइड्रेट वगैरह बाकी चीज़ें बनी नहीं सकती। लेकिन अगर एक्सेस में होती है तभी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब सिंपली क्या होता है कि हाँ गैसेस आ रही हैं तो हीट को ट्रैप कर लेना और हीट को बाहर रिलीज़ नहीं करने देता है। जैसे कि मान लो एक चीज़ होती है हीट बजट। हीट बजट मतलब सिंपली ये कहता है कि जितनी भी इंसुलेशन आई है, अब इंसुलेशन क्या होती है, जैसे इसको क्या कहा जाता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, यानी जितनी भी सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पे आई है वो सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ठीक है, तभी बैलेंस होगा। इसी को कहा जाता है हीट बजट। और यही हीट बजट अगर किसी वजह से अगर इसका बैलेंस ख़राब होता है तो फिर वही मतलब इसकी हीट बढ़ जाती है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। खैर छोड़ो। तो सिंपली क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर सर्टेन बैक्टीरिया एल्गी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कॉमन सी रिएक्शन है, हर किसी को पता होता है, ठीक। फिर इसमें दूसरी जो है वो है कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर्स वो होते हैं ना जो मेनली अपना फूड बना नहीं पाते, ठीक है। सिंपली जो हमने बताया जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन पे ही डिपेंड होते हैं। वो जो फूड जो भी मतलब वो प्रोडक्शंस करते हैं तो हम उसी पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। वो कंज्यूमर हम फूड बना ही नहीं पाते। तो वही है, इनकेपेबल होते हैं फूड प्रोडक्शंस में, फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और मेनली ये कहाँ से ड्राइव करते हैं अपने फूड को, प्लांट से, एनिमल से, या फिर दोनों से। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ होते हैं एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ दोनों को खाते हैं, ठीक। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक को कहा जाता है मैक्रो कंज्यूमर्स, दूसरा होता है माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में क्या आते हैं, पहली चीज़ में चीज़ है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स सिंपली वो होते हैं जैसे जो मेनली क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। ये मतलब ये मांस वगैरह नहीं खाते, ये मेनली शाकाहारी कहा जाता है इनको। ये मेनली जैसे जो प्लांट्स हो गए या ग्रास हो गई, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल जैसे काऊ हो गया, रैबिट हो गया, ठीक है, इनको कहा जाता है हर्बीवोर्स। ये कंज्यूमर्स हैं, ठीक। दूसरे कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स को खा जाते हैं, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे उनको खा गए, ठीक। जैसे रैबिट हमने कहा था तो इसको खा गया वॉल्व्स, जो वो खा गया तो इसको कहा गया सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर आते हैं कार्निवोर्स। ये वो होते हैं विच फीड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आज ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो सिंपली हमने कहा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उसको खा गया सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वॉल्व्स खा गए, यानी पहले रैबिट था प्राइमरी, इसको खा जाता है कौन, जो सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे हमने कहा वॉल्व। फिर उसके आगे जो इसको भी खा जाए, ठीक है, जैसे लायन की बात करते हैं, ठीक है, वो खा जाएगा इसको, भेड़िया को, ठीक है, वॉल्व्स को खा जाएगा, तो इसको कहा जाता है टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, इनको कार्निवोर्स कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो दोनों को खा जाते हैं, यानी प्लांट भी खा लेते हैं वो और ग्रास भी खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या फिर मंकीज़ की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स मतलब एनिमल्स को भी खा जाता है, और फिर जो सब्जियां होती हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह होती हैं उनको भी खा लेता है, यानी दोनों को खा लेते हैं, इनको खाते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है। इसी तरीके से फिर माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स, ठीक, इसको डिकम्पोजर्स और ऑस्मोट्रॉप्स भी कहा जाता है। सिंपली होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी नहीं होंगे तब भी लाइफ नहीं चलेगी। देखो जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, ये अपनी जो एनर्जी है और न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे वो क्या कर रहे थे, इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इन केस अगर किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स डेड हो जाता है, ठीक है, तो उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है डेट्रिटस। तो इसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करने के बाद फिर मिनरल्स को रिलीज़ कर देंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे,
जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, चाहे प्लांट हों, एनिमल्स हों, ठीक, इनको डिकम्पोज करते हैं कौन? सर्टेन बैक्टीरिया और फंगी, ठीक, इन्हीं से इनको एनर्जी मिलती है। दे हेल्प रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, रीयूज बाय प्रोड्यूसर एंड रिसाइकल। तो सिंपली वही चीज़ है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में काम करते हैं ये जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया इन्होंने उसमें इकोसिस्टम में, फिर वहीं पर इकोसिस्टम में जितने मिनरल्स आ गए और हमें बताया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर को मिनरल्स की ज़रूरत होगी, इनऑर्गेनिक मिनरल्स की ज़रूरत होगी ताकि वो फिर से प्रोडक्शन कर सके, तो फिर उसको दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। इसी तरीके से चलता है साइकिल। कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे अर्थवर्म हो गए, नेमाटोड्स हो गया, आर्थ्रोपोडास हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको डेट्रिटस कहा जाता है। ठीक, अब हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक ऐसा इकोसिस्टम हो सकता है जो जैसे ज़मीन वाला हो गया, फॉर एग्जांपल कि फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, जो लैंड से रिलेटेड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड्स हो गया, डिज़र्ट हो गया, तो इस तरह के, यानी कि मरुस्थल हिंदी में कहते हैं ना, मरुस्थल। तो इस तरह का एक इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम जहाँ पे सारी लाइफ फॉर्म सर्वाइव हो रहे हैं, जहाँ जितने भी जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर ना एक दूसरे टाइप का भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, यानी कि जलीय, ठीक है, जलीय जिसे हम फ्रेश वाटर कहा जाता है। ऐसे तो मतलब इसके भी टाइप हो गए, जैसे मान लो हमने बोला कि पानी वाला हो गया कोई ऐसे, जैसे मतलब मैरीन हो गया, जहाँ पे सलाइन वाटर हो, ठीक। फ्रेश वाटर सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो जिसमें 5 ppm से कम होती है, जिसमें सॉल्ट की कंटेनमेंट, उसको कहा जाता है फिर फ्रेश वाटर। अगर 5 से लेके 35 के बीच में है तो हम बोलेंगे ये ब्रैकिश वाटर कहा जाता है मेनली, ठीक। और अगर 35 से ज़्यादा हो गया तो मैरीन वाटर हो गया, यानी समुद्री पानी हो गया, तो खारा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो समझ में आया कि मैंने बताया कि जो इकोसिस्टम है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है 2 प्रकार के होंगे, एक एक्वाटिक होगा, एक होगा टेरेस्ट्रियल होगा। टेरेस्ट्रियल में हमने कहा कि जैसे लैंड हो गया, लैंड से रिलेटेड होता है ये, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, डेजर्ट हो गया, इस तरह का। और एक्वाटिक में जैसे फ्रेश वाटर का हो सकता है, सलाइन, मतलब बेस्ड ऑन कंटेनमेंट ऑफ सॉल्ट, कि भाई कितना सॉल्ट है, इसके आधार पर इसको क्लासीफाई करा के फ्रेश वाटर क्या होगा, सलाइन वाटर क्या होगा, मैरीन वाटर क्या होगा, एक्सेट्रा। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है इकोटोन। इकोटोन मतलब सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो 2 और मोर देन 2 जो डाइवर्स इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर डाइवर्स इकोसिस्टम है जो वो मिलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो फ्रंट टाइप का होता है, जैसे मान लो ये है और ये है, 2 हैं, तो इनके बीच में जो ये वाला एरिया होता है ना, इसी को कहा जाता है इकोटोन, ठीक है। ये जोन ऑफ जंक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मैंग्रोव्स में देखें तो हमें पता है कि एक तरफ तो समुद्र है यानी मैरीन है, यानी एक तरफ एक्वाटिक मतलब इकोसिस्टम है, और एक तरफ देखें तो लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो जोन ऑफ जंक्शन होता है, इसी को कहा जाता है इकोटोन, ठीक है। तो इस इकोटोन की बहुत सारी खासियत होती है। कई बार ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा नैरो होता है, कई बार बहुत ज़्यादा वाइड होता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, उसको एज स्पीसीज़ कहा जाता है, ठीक है। उसके जो इफेक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इफेक्ट। मतलब एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि एक स्पीसीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने मतलब बहुत ज़्यादा इसकी प्रेजेंस होगी, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगी, ठीक। और कई बार यहाँ पे क्या होता है, ये जोन ऑफ टेंशन भी कहा जाता है। कई बार ना इसमें बहुत ज़्यादा सिंपली क्या होता है, अगर डिफरेंट स्पीसीज़ हैं या फिर किसी भी एक स्पीसीज़ की बहुत ज़्यादा वो है, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करती है, फिर कई बार कई इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे, तो जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं इस चीज़ को। फिर एक और टर्मिनोलॉजी है नीश। तो इसको सिंपली क्या होता है, जो नीश है वो नीश एक ऐसी एरिया हो गई जहाँ पे जो जितने भी मतलब एनिमल्स हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी जहाँ पे सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हो, चाहे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हो, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हो, जहाँ पे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है, जहाँ पे उसको हम कंजर्व कर सकते हैं उसको, तो दैट इज़ कॉल्ड नीश, जिसे नीश कहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो आज ही इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।